अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग आईकॉम पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर आप देखें गिवन डेटा को, तो इसमें लिखा है जी, ताहिर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। From the following information, prepare statement of profit and loss for the year ended 31st December 2005। ये जो डेट होती है ये हमारी क्लोजिंग डेट है। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ नोट करनी है वो है ताहिर मिस्टर ताहिर जो बिजनेसमैन है और उसका जो बिजनेस है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करता है। ठीक है, मज़ीद जो डेटा हमें गिवन है उसमें देखें तो पर्टिकुलर्स में कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए गए हैं, जैसा कि कैश, बैंक, सन्ड्री डेटर्स वगैरह, और आगे दो डेट्स लिखी हुई हैं। एक डेट है जनवरी 1 2005 और सेकंड डेट है दिसंबर 31 2005। ये जो स्टार्टिंग डेट है इसके नीचे जो डेटा दिया गया है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, ये ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह जो क्लोजिंग डेट के नीचे डेटा दिया गया है ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ताहिर हैड विड्रॉन ₹5000 ड्यूरिंग द ईयर। ताहिर ने 5000 रुपये साल के दौरान निकलवाए। ऑनर जो भी पैसे निकलवाता है वो ड्राइंग्स कहलाते हैं, लिहाजा ये 5000 रुपीज़ हमारी ड्राइंग्स हैं। ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹6000। 6000 रुपये का उसने मज़ीद कैपिटल इन्वेस्ट किया है, फ्रेश कैपिटल, ऑन अप्रैल 1 2005। ये डेट याद रखिएगा। ये जो नया कैपिटल आया है, एडिशनल कैपिटल जिसे हम कह सकते हैं, ये 1 अप्रैल 2005 को आया। साल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी 1 से, लेकिन एडिशनल कैपिटल कौन सी तारीख को आ रहा है? अप्रैल 1 को। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर इज रिक्वायर्ड 5% पर एनम। पीए का मतलब है पर एनम, सालाना। तो फर्नीचर और प्लांट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें से हम लोग 5% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ये अभी तक जितने हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से ये पहला अभी क्वेश्चन आया है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी जिक्र है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है मिस्टर ताहिर का। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिए गए, लिहाजा ये जो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं इनकी मदद से हम ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे, और ये जो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हैं इनकी मदद से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को मस्ट रखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन दो के बगैर तो हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकती, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस मालूम होता है। लिहाजा हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में मिस हो तो हमने वो मालूम करना होता है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखते हैं कि इसको हमने क्या क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें बनानी है और हमें कैसे इसका प्रॉफिट या लॉस मालूम होगा। अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और यही हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट दो कैपिटल्स के बगैर नामुकम्मल है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बनेगी, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे। इसी तरह एक और हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और वहाँ से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के बाद हम वापस चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, पहले बनाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पर हम सबसे ऊपर इसका नेम लिखेंगे। जो बिजनेसमैन था उसका नेम था मिस्टर ताहिर, तो हमने सबसे ऊपर लिख दिया ताहिर। सेकंड लाइन में आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और थर्ड लाइन में आप उसकी डेट लिखेंगे। कौन सी डेट लिखेंगे? जनवरी 1 2005। तो ये हमने स्टार्टिंग डेट लिख दिया, ओपनिंग डेट लिख दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखेंगे वो भी ओपनिंग डेट वाली लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी कि कौन सा एसेट और कौन से लाइबिलिटीज़ हमें दी गई हैं ओपनिंग डेट के नीचे।
तो ओपनिंग डेट में देखें तो सबसे पहले हमें बताया गया है कैश, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैश, और कैश की अमाउंट हमें बताई गई है 300, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ हमें बताई गई है क्वेश्चन में वो है बैंक। अब बैंक को ज़रा गौर से देखें तो बैंक के साथ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है क्रेडिट, CR का मतलब है क्रेडिट। अब ये बैंक के साथ क्रेडिट का लफ्ज़ मतलब ये हमें शो कर रहा है कि ये जो बैंक है ये हमारा क्रेडिट है 600 रुपये से। क्रेडिट मतलब कि हमारे लिए ये लाइबिलिटी है, 600 रुपये हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव हुआ है। और नेगेटिव कब होता है? जब हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। जब बैंक में जितने हमारे पैसे मौजूद होते हैं, अगर उससे ज़्यादा पैसे हम बैंक से निकलवा लें तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकलवाई जाएगी वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। इसकी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे बैंक में 10,000 रुपीज़ पड़े हैं लेकिन हमें 13,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें दे दिए जाए। हमारे तो 10,000 थे लेकिन हमें 13,000 चाहिए, तो हम 3,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा चाहिए। हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए जाएँ, यानी कि टोटल हमने बैंक से कितने निकलवा लिए? 13,000 रुपीज़। अब हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव चला गया हुआ है 3,000। ये जो 3,000 हमने एक्स्ट्रा लिए हैं इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 3,000 रुपीज़, ये हमने एक तरह से बैंक से कर्जा लिया हुआ है। ये हमने बैंक को पैसे वापस करने हैं। ये हमारे लिए चूंकि कर्जा होता है इसलिए हम इसके साथ क्रेडिट का लफ्ज़ लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं। Whenever our liabilities increases, we give them a credit, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये क्रेडिट का यहाँ पर ये मतलब है। अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, आप लोगों को पता होगा कि ये फैसिलिटी एप्लीकेशन दे के या बैंक से रिक्वेस्ट करके, जो भी उनका फॉर्म होता है उसको फिलअप करके इस तरह की फैसिलिटी ली जा सकती है। ये हर एक अकाउंट पे नहीं मिलती। ये बैंक नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये फैसिलिटी देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो लिहाजा आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो भी होगी। आप लोगों ने आईकॉम पार्ट 1 में भी ये सीखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं और लाइबिलिटीज़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि आपको इन चीज़ों का पता है, इनको अज्यूम करते हुए हम आगे चलते हैं। तो ये जो बैंक बैलेंस है 600 रुपीज़, ये क्रेडिट है। इसका मतलब है, क्रेडिट का लफ्ज़ अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि ये हमारी लाइबिलिटी है। लिहाजा हम लोग इसको अपने सोल्यूशन में लाइबिलिटीज़ साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक, और इसकी अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे 600 रुपीज़, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसमें है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है 1500 रुपीज़। सन्ड्री डेटर्स, और इसकी अमाउंट है 1500 रुपीज़, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अगर आप वैल्यू देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसकी अमाउंट हम दर्ज करेंगे जो कि है 1400, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक एक एसेट है, उसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे स्टॉक, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 1800 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद स्टॉक के बाद प्लांट, और प्लांट की वैल्यू हमें बताई गई है क्वेश्चन में 2000 रुपीज़। प्लांट के बाद फर्नीचर, और फर्नीचर की हमें वैल्यू दी गई है 1400 रुपीज़, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ हमने दर्ज कर ली। अब ये सारी वैल्यूज़ दर्ज करने के बाद अब हम करेंगे इनका टोटल। एसेट साइड का अगर आप टोटल करें तो ये आएगा 7000 रुपीज़। ये टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स को हम यहाँ पर लिख के लाइबिलिटी साइड पे भी 7000 रुपीज़ लिखेंगे। ये एसेट्स का टोटल है, और एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो हमारी कहलाएगी कैपिटल, और उसके साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर की आप वैल्यू मालूम करते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू आती है। अगर आप
ये 7000 में से ये 1400 और 600 माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 5000। ये जो 5000 रुपीज़ है ये हमारा कैपिटल है और ये डेट हमें बता रही है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग की तरफ। इसी तरह हम इसको फिलअप करेंगे। मिस्टर ताहिर और एज ऑन की जगह पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2005, ये क्लोजिंग डेट है। तो चलते हैं ये दोबारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की तरफ। तो एसेट्स में सबसे पहले क्या है जी, कैश, और कैश की वैल्यू कितनी है 800 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ये क्लोजिंग वाली डेट जो है उसके नीचे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है ये वहाँ से पिक की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बैंक। अब आप बैंक के साथ देखें तो वहाँ पर लिखा होगा डेबिट। डेबिट का मतलब है कि ये हमारा एसेट है। ठीक है, और एसेट्स में अगर हम फॉल कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू एसेट साइड पे लिखेंगे 400 रुपीज़। ठीक है जी, अब एसेट्स के बाद बैंक के बाद अगर आप देखें तो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू देंगे और सन्ड्री डेटर्स को हम यहाँ पर एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू हमें बताई गई है क्वेश्चन में 1600। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स के बाद हमें बताए गए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स आप लिखेंगे लाइबिलिटीज में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें बताई गई है क्वेश्चन में 1900। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद हमें क्वेश्चन में दिखाई गई हैं चीज़ें स्टॉक। स्टॉक की अगर आप वैल्यू चेक करें तो स्टॉक की वैल्यू हमें दी गई है 2000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा जी, स्टॉक की वैल्यू 2000 रुपीज़ है और इसके बाद हमें बताया गया है प्लांट। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप जाके देखें तो प्लांट के हवाले से हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है ताहिर हैड विड्रॉन रुपीज़ 5000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने 5000 रुपये निकलवाए, ये उसकी ड्राइंग्स हैं। ही हैज़ इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ रुपीज़ 6000 ऑन अप्रैल 1 2005। 6000 रुपये उसने एडिशनल कैपिटल दिया है और 1 अप्रैल को ये एडिशनल कैपिटल है। इसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर इज़ रिक्वायर्ड 5% पर एनम। ये याद है आपको, डेप्रीसिएशन 5% है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि डेप्रीसिएशन जब कैलकुलेट की जाती है वो साल के एंड पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो हम साल के एंड पे जाके, इसीलिए जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं ये चूँकि साल के एंड पे बनती है, लिहाजा यहाँ पर जो प्लांट की वैल्यू लिखी जाएगी उसमें से डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस की जाएगी। ठीक है, हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनाई थी तो आपको याद होगा कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्लांट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी। ठीक है, और प्लांट की डेप्रीसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी। हमने उसको जितनी अमाउंट दी थी उतना ही लिख दिया था, फर्नीचर को भी उसी अमाउंट से लिख दिया था। लेकिन जब साल का एंड में हम आएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी, तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, ये चूँकि प्लांट सारा साल इस्तेमाल हुआ है तो इस्तेमाल होने की वजह से इसकी डेप्रीसिएशन यहाँ पर लिखी जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी पहले वैल्यू लिखेंगे। हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो है 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़ लिख के इसमें से लेस करेंगे, लेस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके नीचे ही डेप्रीसिएशन कितनी बनती है 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये है 5% डेप्रीसिएशन। अगर डेप्रीसिएशन आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज़ है इसको आप 2000 में से माइनस करते हैं। 2000 में से 100 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 1900। ठीक है, इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फर्नीचर की। फर्नीचर की अगर आप वैल्यू देखें क्वेश्चन में तो वो दी गई है 1400। ठीक है, 1400 लिखा, उसके बाद लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इसकी कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी बनती है। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी अमाउंट लिखेंगे 1400 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। ये 5% हमने कैलकुलेट किया, ये 5% अब इसका कैलकुलेशन करके देखें तो ये बनेगी 70 रुपीज़। ठीक है,
तो 70 रुपीज़ जो है ये इसकी डेप्रिसिएशन है। तो 1400 में से 70 रुपीज़ माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट चेक करें जी कितनी बनती है। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 1330 रुपीज़। ठीक है, ये हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब फर्नीचर भी हो गया, सारे एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इनके टोटल की तरफ। अब ये सारे एसेट साइड का टोटल करें तो टोटल करने के बाद आपको मिलेगी एक अमाउंट 8030 रुपीज़। ठीक है, ये एसेट्स का टोटल। यही टोटल लाइबिलिटी साइड भी लें 8030 रुपीज़। ये एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ कितनी है 1900, ये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो हमारी कहलाएगी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करें। 8030 में से 1900 माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 6130 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल भी हमारे पास आ चुका है और ओपनिंग कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब हम बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ताहिर। तो आगे चलते हैं जी, हम लिखेंगे यहाँ पर ताहिर, मिस्टर ताहिर। सेकंड लाइन में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, थर्ड लाइन में आएगा और इसके साथ क्लोजिंग डेट आएगी 31 दिसंबर 2005। ठीक है जी, अब ये स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं और आपको याद होगा इसमें सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू अब आपके पास मौजूद है। क्लोजिंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, उसकी अमाउंट थी 6130 रुपीज़। ठीक है, 6130 रुपीज़ की जो वैल्यू है इसको आप लिखें और इसके नीचे आप लिख दें, ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, आपको याद होनी चाहिए 5000 रुपीज़। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 6130 में से 5000 माइनस करें और रिमेनिंग अमाउंट चेक करें कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है। रिमेनिंग बचे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11130 रुपीज़। ठीक है, ड्राइंग्स ऐड होगी। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद हम इसमें से लेस करते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी 6000 रुपीज़। ये हमने माइनस करना, तो माइनस करेंगे जब तो बाकी रकम बचेगी 5130 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो 5130 है, यहाँ तक हमारी हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा हम लोग लिखेंगे हाफ स्टेटमेंट को, हम का जो आंसर आता है उसको हम लिखते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2005। ठीक है, हाफ स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद हम लेस करेंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी जी? बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आपने मालूम की थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और वो आई थी 5000 रुपीज़। ठीक है, अब 5000 रुपीज़ को अगर आप इसमें से माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 130 रुपीज़। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हमारे पास क्वेश्चन में 3 कैपिटल होते हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। ठीक है, हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट की हमें परसेंटेज बताई गई है 6%। 6% जो हमने कैलकुलेशन करनी है ये हमने 2 कैपिटल्स पे करनी होती है। वो कौन कौन से होते हैं 2 कैपिटल? ये वो कैपिटल हैं जो साल के दौरान इस्तेमाल हुए हैं। और कौन कौन से कैपिटल साल में इस्तेमाल हुए हैं? एक कैपिटल है ओपनिंग, जो साल के शुरू में आया था और पूरा साल इस्तेमाल होता रहा, इसलिए हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कैपिटल होता है एडिशनल कैपिटल, जो साल के दौरान आता है, जो कि 1 अप्रैल 2005 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो वो साल के दौरान में आया था और वो कुछ महीने यूज़ हुआ था। वो जितने मंथ यूज़ हुआ है उतने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन जो क्लोजिंग कैपिटल होता है ये साल के एंड पे हम कैलकुलेट किया, ये साल के एंड पे आया है, ये साल के दौरान इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो चलते हैं जी, हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल लिखें, कितना ओपनिंग कैपिटल 5000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेट करके देखें कि वो कितनी बनती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया तो आप ये आया 300 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल, या आप इसको एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं। और फ्रेश कैपिटल कितना आया था? दैट वाज 6000 रुपीज़। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हो सका, ये 1 अप्रैल को हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए हम लोग 1 अप्रैल से लेके क्लोजिंग डेट जो 31 दिसंबर है वहाँ तक इसकी मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स मिलते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 9 और डिवाइड करेंगे विद 12। इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 270 रुपीज़, ठीक है। ये जो 270 रुपीज़ है ये इंटरेस्ट है एडिशनल कैपिटल पे, और 300 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है ये है ओपनिंग कैपिटल पे। तो आप इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लें और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 570 रुपीज़ ये आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे, बिल्कुल आप इसको माइनस करेंगे और माइनस करके वैल्यू मालूम करेंगे कितनी वैल्यू आती है। 130 में से जब आप 570 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास नेगेटिव आएगी, नेगेटिव में आएगी अमाउंट। लेकिन आपने उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाना, कैलकुलेट करेंगे कितनी अमाउंट आती है, वो अमाउंट आएगी 440 रुपीज़, ठीक है। 130 माइनस 570 तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 440 रुपीज़। ये माइनस में आ रही है। आपको याद है कि हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर अमाउंट आपकी रिमेनिंग अमाउंट माइनस में आ रही है तो वो उसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि उसको हम ये समझेंगे कि वो लॉस है, तो हम उसको लॉस लिखेंगे। सो दिस इज नेट लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है 440 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई आपको सवाल आपके जहन में हो तो वो ज़रूर आप पूछिए, कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे पूछ लें। आप इसको बार बार आप इसको रिपीट करेंगे, इसकी जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे खुद से, तो आपको इसमें मसला आता रहेगा। तो इस पर मुकम्मल ग्रिप हासिल करने के लिए इसको आप दोबारा से इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।